बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को आज हमने फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर और दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल के बारे में। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में जब दुनिया की बात करें और सबसे ज़्यादा खेले जाने की बात करें तो फ़ुटबॉल ही एक ऐसा खेल सामने आता है जिसे लोग दीवानों की हद तक खेलना चाहते हैं और खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी फ़ुटबॉल के हवाले से जो खेलने वाले हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जो फ़ुटबॉल को पसंद करते हैं और देखने वाले हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मगर हमारे यहाँ जो फ़ुटबॉल का एक जो स्कोप रहा वो बहुत कम रहा। अब जितने भी कोई भी खेल अगर स्कोप के लिए खेला जाए तो उसको उसके इवज़ पैसे मिलते हैं या उसे शोहरत मिलती है। मगर एक चीज़ ऐसी जिसमें स्कोप भी ना हो और फिर उसे लोग खेल रहे हों और दीवानों की तरह खेल रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो अपने पैशन के लिए खेल रहे हैं और पैशन से सिर्फ खुशी मिलती है। और मैं फ़ुटबॉल के हवाले से कुछ स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसी कहानियाँ आई कि बड़ा दुख पहुंचा मुझे कि माजी में कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़ुटबॉल की बका के लिए वो दाव पे लगा दी। उन्होंने सिर्फ फ़ुटबॉल खेला और उसके बाद वो रिटायर्ड हुए और आज वो लोग वो किसी फ़ुटबॉल के ग्राउंड में ही माली की नौकरी कर रहे हैं। मतलब किसी किस्म की इस खेल को ना तो कोई सरपरस्ती थी और अभी भी इसके हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। नए लड़के जो बिल्कुल नौजवान, ये एक ऐसा खेल है जो सिर्फ 8 से 10 साल ही एक अच्छे लेवल पे खेला जा सकता है। लड़के जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम में जगह हासिल करना चाहते हैं और उनके पास कोई मौका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सारे काम छोड़ के इस खेल के साथ जुड़े रहें। बड़े बड़े इदारे जो क्रिकेट को या हॉकी के खिलाड़ी जब अपनी टीम में शामिल करते हैं, जिस तरह बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारी एयरलाइंस हैं, तकरीबन रेलवे है, तकरीबन सारे ही इदारों की अपनी स्पोर्ट्स के हवाले से जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं उसमें उनकी टीम्स हैं और उन टीम में उन्होंने खिलाड़ियों को नौकरियों पर रखा होता है। तो फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को इतने कम मुआवजे पे इन्होंने अपने पास रखा होता है कि उससे आज के दौर में या तो आप एक मोटरसाइकिल वाले आदमी की मोटरसाइकिल का पेट्रोल और उसके मोबाइल का ख़र्चा ही पूरा होता है मुश्किल से। ऐसे एक तारीक माहौल में जब कुछ ऐसे इदारे सामने आते हैं कि वो फ़ुटबॉल और फ़ुटबॉल खेलने वालों के लिए एक रोशनी की किरण साबित होते हैं, जो उन्हें मौका देते हैं और ज़्यादा अच्छा खेलने वाले को चुनते हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में तो फ़ुटबॉल इंशाअल्लाह बेहतर होगा ही होगा, ये जो खेलने वाले हैं इनको एक मुनासिब जगह दी जाए। तो ऐसे ही एक इदारे से उस इदारे के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस अच्छी ख़बर के साथ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की टीम एक ISF फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है पुर्तगाल में, वहाँ पे हिस्सा लेने जा रही है पहली दफ़ा। और इस तरह की और बहुत सारी जो कोशिशें हैं इस इदारे की उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की आज ये सूरत हाल के ज़िम्मेदार जो हैं वो कौन लोग हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं जनाब तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये डिप्टी CEO हैं लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप के, और जनाब इसके साथ साथ ये एंकर पर्सन भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं और मार्केटिंग से भी इनका ताल्लुक़ है। जनाब आमिर ख़ान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आमिर साहब? अल्लाह का शुक्र है फ़हीम। भाई फ़ुटबॉल जो है वो उसके साथ इतना सौतेलों वाला सलूक क्यों हुआ है आज तक, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि
क्या ये खेल नहीं है? जिस तरह फ़हीम आपने फ़ुटबॉल की ज़बू हाली की दास्तान सुनवाई है, यकीनन ये 100% सच बात है। फ़ुटबॉल के साथ एक तेला सलूक हुआ है, फ़ुटबॉल एक इग्नोरेंस स्पोर्ट के तौर पे ली गई है। हालांकि पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में भी इसके फ़ुटबॉल के बहुत पैशनेट जो है। ये वर्ल्ड कप हुआ है, लोग जो हैं वो उस टाइम से निकलते नहीं थे, वो जहां उन्हें जगह मिलती थी वहां फिक्स होकर बैठ जाते थे कि हमने मैच देखना है। आपने देखा है कि फ्रांस और क्रोएशिया का जो फाइनल मैच था, मैं उसका खुद विटनेस हूं कि इसमें बहुत सारी आवाम जो है वो उस मैच को फॉलो कर रही थी। तो इसका रीज़न ये है कि लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल को सही मायनों में पजीराई नहीं मिली। लेकिन अब एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला फैमिली ने कि वो इस फुटबॉल को लेकर पाकिस्तान में लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि फ़ुटबॉल की इस जो है कहानी के पीछे असल है क्या। लेजर लीग जो है पूरी दुनिया में जिस तरह की T20 और T10 क्रिकेट में है फॉर्मेट है, इसी तरह का एक स्मॉल फॉर्मेट आप समझ सकते हैं कि फ़ुटबॉल में इंट्रोड्यूस करवाया है लेजर लीग ने। लेजर लीग जो है ये दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजर है स्मॉल साइडेड फुटबॉल, 5, 6, 7 साइड फुटबॉल की बात अगर हम करें। ओके नाइस। तो ये लेजर लीग का ताल्लुक जो है ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कंपनी है ये? सबसे पहले लेजर लीग यूके में इंट्रोड्यूस हुई, इंग्लैंड से, फिर वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, यूएस, और पाकिस्तान में हम इसको 2016 में लेकर आए। एक्चुअली ये इनिशिएटिव लिया है महमूद ट्रंक वाला साहब ने, जो कि वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि पाकिस्तान में इसको जबरदस्त यूथ के लिए। हम अप्रिशिएट करते हैं इनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं इस हवाले से। और ये क्या क्या एफर्ट्स हैं, इससे एक आम फुटबॉलर को और घर बैठे जो दोस्त मौजूद हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के परचम को और बुलंद करना चाहते हैं फुटबॉल के मैदान में, ज़रा उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे हम आमिर खान साहब से। एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूँ फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं फ़ुटबॉल के हवाले से और फ़ुटबॉल के को और फ़ुटबॉल खेलने वालों को उनकी बका के लिए और उसके फ़रोग़ के लिए काम करने वाला ये इदारा लेजर लीग, ये हमारे साथ तो इस इदारे से हमारे साथ आमिर खान साहब मौजूद हैं और आमिर खान साहब से बात हो रही थी लेजर लीग के हवाले से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जिस तरह क्रिकेट में T20 एक फॉर्मेट है जिसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मेट कि जिसमें वक्त भी बचाया जा सके और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स जो है वो हिस्सा ले लेती हैं और लोगों का भी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होता है इसमें। तो इसी तरह फुटबॉल का भी एक ISF फॉर्मेट जो है वो ISF वर्ल्ड कप हो रहा है। ISF वर्ल्ड कप होने जा रहा है 23 मार्च से 29 मार्च के दरमियान। अच्छा। पाकिस्तान की टीम 20 मार्च को यहाँ से रवाना हो रही है। और थोड़ा सा मैं बताना चलूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड लेजर लीग के हवाले से। लेजर लीग को पाकिस्तान में 2016 में लेकर आए। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 1.5 ईयर, आज पाकिस्तान फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप जो ISF इंटरनेशनल सोका फेडरेशन का वर्ल्ड कप है उसमें शिरकत कर रहा है। और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कामयाबी इस हवाले से भी है कि इसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम किया, हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और ग्रास रूट लेवल पे इस तरह से काम किया कि हमने इंटरसिटी चैंपियनशिप कराई, कॉर्पोरेट लीग कराई, नेशनल चैंपियनशिप हुई। नेशनल चैंपियनशिप की जो विनर है वो टीम लाहौर की ICAW आई कैन एंड विल जो है लाहौर की टीम, वो ये वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। और ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आई फील प्राइड एंड ऑनर कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के इन यूथ को मिली। इसमें थोड़ा सा मैं ये बताया चलूँ कि पाकिस्तान के वो लोग भी शामिल हैं, वो बच्चे भी। एक मच में रहने वाला बच्चा है जो कि कोयले की कान में काम करता है, कोयले की कान में काम करने वाला फ़हीम लड़का आज पाकिस्तान से जा रहा है लिस्बन, पुर्तगाल। जो उसने जागती आंखों से ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को सच्चा किया है वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला फैमिली ने। और वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला फैमिली जो है, उनके प्रेसिडेंट जो हैं शाहजेब ट्रंक वाला, वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल सोका फेडरेशन के, ISF के। सही है। तो ये जो आपकी जो तंजीम है, आपका जो इदारा है, ये फ़ुटबॉल खेलने वाले इन नौजवानों को क्या सिर्फ इस
प्रोजेक्ट के लिए, इस मैच के लिए, यानी कि इस टूर्नामेंट के लिए लेके जाएगा, या फिर इनको अपने पैनल पे रख के वाकई सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे वो, और उन्हें और कोई परेशानी नहीं होगी कि मुझे घर में जो है ना वो इतने लोगों की रोटी का बंदोबस्त करना है, जाकर दोबारा कोयले की कान में काम करना है, या मुझे फिर से जो है ना वो गाड़ियाँ ठीक करनी है। क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ, एक ऐसे फुटबॉलर को जो मैं एक दफ़ा उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, जो मैकेनिक हैं और वो उनके घर से कोई 10 किलोमीटर दूर है उनकी वर्कशॉप, और वो पैदल जाते हैं और वहाँ से मतलब उनके पास जूते लेने के लिए जो है वो पैसे नहीं होते। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला फैमिली लेजर लीग को पाकिस्तान में यूँ लाई है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जाएं। हमारी यूथ की अगर आप बात करते हैं तो यूथ की ज़िंदगी बदलने के लिए हम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। महर अली एक मछेरे का बेटा है, उसके अलावा मैंने आपको बताया काशिफ जो है, जिसकी आप इस प्रोग्राम में वीडियो भी दिखाएगा, पता चलेगा कि उसने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को चेंज किया और आज उसे अपॉर्चुनिटी मिली। इस तरह इस यूथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहे हैं। इसके साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ वो ट्रेन हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्लब्स में उनको अपॉर्चुनिटी के इंटरनेशनल क्लब्स में वो मैचेस खेल सकते हैं, और ना सिर्फ ये, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो खेल सकते हैं। हम 2017 में RNF, You witness, I witness and all over Pakistan witness that, कि हम RNF रोनाल्डिन्हो एंड फ्रेंड्स को पाकिस्तान में लेकर आए, जिसकी ग्रेट हाइप थी और बहुत हज़ारों तमाशाई आए थे उसमें। और सबसे बड़ी बात वही में है कि हमने 2 एग्जीबिशन मैच कराए, एक कराची में और लाहौर में, और उसको बहुत से लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद फुटबॉल की एक हाइप बनी, और उसके बाद लेजर लीग ने डिफरेंट जो है टूर्नामेंट्स कराए। मैंने कहा कॉर्पोरेट लीग, फिर कराची यूथ इनिशिएटिव प्रोग्राम, हमने 1000 से ज़्यादा बच्चों को किट्स और शूज़ दिए। बिल्कुल सही, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत सारे फुटबॉल खेलने वाले ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके पास खेलने के लिए जूते मौजूद नहीं, जूते ही नहीं है, और ये बुनियादी चीज़ है। वो बगैर शिन पैड के, तो वो दूसरे पैड्स वगैरह के बगैर तो खेल लेते हैं, मगर जूतों के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो जनाब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो हम आमिर साहब से ये भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तानी हीरोज़ हैं, जो नौजवान जो जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, ये वहाँ किन किन टीमों के साथ मैच खेलेंगे, और ज़रा टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। इनसे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। फ़ुटबॉल से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप से, और आमिर खान साहब से ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान से जो नौजवानों को बाहर लेके जाया जा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है यहाँ पे, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। ISF वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो एक शॉर्ट फॉर्म है T20 की तरह। तो उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी हम आपको कुछ की झलकियाँ वगैरह भी दिखाएंगे। मगर सबसे पहले तो आमिर साहब ये बताइए कि ये जो वर्ल्ड कप की में जो बाकी टीमें मौजूद हैं, ये कौन कौन सी हैं, और हमारे इन खिलाड़ियों को जिनका आपने जिक्र किया कि कोई कोयले की कान में काम करने वाला है, कोई इसी तरह जो है वो बड़े पसमानदा इलाकों से जिन लोगों को, जिन नौजवानों को चुना गया टीम के लिए, वो किन किन ममालिक की टीमों के साथ खेलने वाले हैं, थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी देखें, ISF वर्ल्ड कप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 23 सितंबर से 29 सितंबर के दरमियान हो रहा है। पाकिस्तान ग्रुप बी में शामिल है। ग्रुप बी में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के साथ स्पेन है। पहला मैच पाकिस्तान का 23 सितंबर को स्पेन के साथ है। 24 को पाकिस्तान का मैच मोल्डोवा के साथ है। 27 को पाकिस्तान खेलने जा रहा है रशिया के साथ। उसके अलावा ब्राज़ील, जर्मनी, उसके अलावा इंडिया और दुनिया के तमाम ममालिक की टीमें इसमें शामिल हैं। तो जो क्या इरादे कैसे हैं, हौसले कैसे हैं? होप्स आर वेरी हाई, स्काई इज द लिमिट। हमारे होप्स बहुत हाई हैं। और मुझे ये इकबाल का शेर याद आता है कि नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम बहुत स्ट्रॉन्ग कौम है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे हमारी टीम प्रिपरेशन कर रही है, लाहौर की टीम, और हमारे पास कोचेस बहुत आला कोचेस हैं। ईसा खान आप जानते होंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर, कैप्टन भी रह चुके हैं। और ईसा खान के अलावा तारिक लुत्फ़ी साहब हैं, और बहुत अच्छे कोचेस हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमें यकीन है कि
अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। इस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में अगर कौम की दुआएं हमारे साथ हुई और लोग, जिन लड़कों ने सही तरीके से परफॉर्म किया, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के सरसब्ज हलाल फलाली परचम को ज़रूर सरबुलंद करेंगे। क्या बात है, बाकी हौसले तो बुलंद हैं और होप्स हाई हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि लाहौर की टीम जो है वो एक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें से जीती है और अब वो जा रही है, तो वो लाहौर की टीम पाकिस्तानी टीम की हैसियत से जाएगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी? हमारा एक फॉर्मेट है। देखिए, लेजर लीग में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे डिफरेंट लीग्स होती हैं। इंटर सिटी लीग्स में हर सिटी की चैंपियन टीम, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मर्दान, किला सैफुल्ला, हैदराबाद, इन तमाम की 8 टीम्स ने 30 जून को हमारी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी जो यहाँ कराची में, उसमें उस चैंपियनशिप को, नेशनल चैंपियनशिप को विन किया लाहौर की टीम ने। तो लाहौर की टीम इसलिए क्वालिफाई किया है उसने कि वो पार्टिसिपेट कर रही है हमारे वर्ल्ड कप, आईएसएफ वर्ल्ड कप के लिए। तो आईएसएफ वर्ल्ड कप में जो टीम खेलने जा रही है वो लाहौर की टीम है, इस वजह से कि नेशनल चैंपियनशिप की वो विनर है। जो भी नेशनल चैंपियनशिप विन करता है इंट्रा सिटी चैंपियंस के मुकाबलों के बाद, वो चैंपियन टीम पार्टिसिपेट करती है आईएसएफ वर्ल्ड कप के लिए। और ये पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये शेयर करना चाहता हूं आपसे फ़हीम साहब कि ये पहला फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप है, स्मॉल साइडेड वर्ल्ड कप, 6 साइड वर्ल्ड कप है, जिसमें पाकिस्तानी टीम हिस्सा ले। इसमें 52 टीम्स वर्ल्ड वाइड से 52 इसके रुकन हैं और उसमें 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और 32 कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि प्राइड की बात है। बिल्कुल ऐसा है, पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो नुमाइंदगी कर रहा है किसी इतने बड़े इवेंट में जहां पूरी दुनिया से टीमें आ रही हैं। और ख़ास तौर पे बड़ी खुशी की बात है कि वो उन नौजवानों को मौक़े मिल रहे हैं जो बेचारे जिन्हें आज तक मौक़े नहीं मिले थे। क्योंकि आप देखें ना, ये उन लोगों, इस खेल में ऐसे लोग भी हैं जिनका मैं शुरू में भी जिक्र भी कर रहा था कि जो वो कौमी टीम में खेलते रहे, वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे, उसके बाद जैसे वो रिटायर्ड हुए तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनका बुरा हाल था। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने वो सपोर्ट नहीं किया जिसका सपोर्ट फुटबॉल को मिलनी चाहिए। बातों को किया, हम फुटबॉल की बात, बाकी खेलों के बराबर ही बात की जाए ना, तो बड़ा एक सपोर्ट का वाज़ेह असल में सब कुछ। बात यह है कि मैं एक चीज़ आपसे बताऊँ, बिगनिंग से अगर आप देखें ना तो फुटबॉल के साथ वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था। फुटबॉल को उस मायने में पजीराई नहीं मिली जो पजीराई मिलने का वो हकदार थी। पूरी दुनिया में आप देखें फुटबॉल के पैशनेट हैं लोग। किस वजह से? कि पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आते। असल वजह ये है कि एजुकेटेड लोग नहीं है इसमें शामिल। और अब वर्ल्ड ग्रुप ने जिस तरह से इसकी जो है रहनुमाई करना शुरू की है और अब प्लेयर्स आ रहे हैं, हर तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको सही मायनों में ट्रेनिंग और ग्रूमिंग मिल रही है। और पाकिस्तान में फुटबॉल खेलने वाले जितने भी लोग हैं बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि लेजर लीग जो सिर्फ वो लड़कों के लिए नहीं, हमने हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो है गिलगित में खवातीन की लीग ऑर्गेनाइज की है। आप इस बात पे हैरान होंगे। इसमें लेजर लीग में कोई उम्र की कैद नहीं है, हर उम्र का बच्चा या बड़ा इसमें शामिल हो सकता है। आप हैरान होंगे कि एक फैमिली में वालिद भी हैं, भाई भी हैं, चचा भी हैं, मामू भी हैं, पूरी फैमिली मिलकर एक लेजर लीग की टीम बनती है। इसमें इनरोलमेंट करने के लिए अगर आप टीम इनरोल करते हैं, हमने 10 से 15 हज़ार बच्चे हमारे साथ इनरोल है। 86,000 अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड की है पूरे पाकिस्तान में। और जब हमने पहले शुरू किया लेजर लीग फ़हीम, उस वक्त सिर्फ 3 सिटी थी फर्स्ट सीजन में। आज 12 सिटीज़ हैं और हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि 24 सिटीज़ हमारे साथ शामिल होंगी। पूरे साल हमारे मुकाबले होते रहते हैं। ये नहीं कि आज ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ फुटबॉल खत्म होगी, हमारे पास तो फुटबॉल चलती रहेगी थ्रू आउट। और आप लोग पाकिस्तान के अवाम के जो बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अपने आप को इनरोल करें और इससे इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में वो शामिल हो सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वो मैचेस खेल सकते हैं। सही है। तो जो इस वक्त फुटबॉल खेलते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अलग अलग शहरों से उनका ताल्लुक है, दूर दराज के इलाकों से, तो वो क्या करें? वो आपके इदारे का किस तरह फ़ायदा उठाएं और किस तरह जो है वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तक? देखिए जी, हमारे पास तमाम रीजन्स हैं, वहाँ पे एरिया मैनेजर्स हैं। अच्छा। हमारे पास उन एरिया मैनेजर, आप सबसे पहले
हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा हर जो है रीजन में हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर सेंट्रल है, नॉर्थ है, साउथ है, तमाम एरिया मैनेजर से आप डिस्कस कर सकते हैं। तमाम शहरों में हमारे पास एरिया मैनेजर्स हैं। तो इस तरह से उन सिटीज़ के साथ के ज़रिए आप अपने आप को इनरोल करवाएं। अपनी किसी भी लीग में आप शामिल हो जाते हैं तो अपनी पूरी टीम इनरोल कर सकते हैं, इंडिविजुअल इनरोल हो सकते हैं। और आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर कॉर्पोरेट पे आप किसी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हैं तो आप अपनी कॉर्पोरेट की टीम जो है वो इनरोल कर सकते हैं। हमने एम्बेसी लीग करवाई है आप अभी इस्लामाबाद में, आप हैरान होंगे कि उसमें एम्बेसडर्स ने वो लीग के लिए। तो ये लीग जो है हमारी सिर्फ उस तक मुख्तस नहीं है कि सिर्फ आप बच्चों तक, आप इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी लीग्स कराने जा रहे हैं। हमारी लीग्स जो हैं वो पूरे साल होती रहेंगी और मुझे यकीन है लोग फुटबॉल खेलते रहेंगे और फुटबॉल के खेल के लिए जो है वो रास्ते और ज़्यादा हमवार होते रहेंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं आमिर खान साहब से फुटबॉल के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आमिर खान हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक़ है लेजेंड लीग से और फ़ुटबॉल के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। फ़ुटबॉल खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं ये। अच्छा, कुछ बच्चों के बारे में भी वीडियो भी जब आप बात कर रहे थे तो वीडियो साथ साथ चल रही थी कि जो बड़े पसमानदा इलाकों से जो फुटबॉल खेलने वाले जो थे, खिलाड़ी जो थे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और उनकी ज़िंदगियां वो बदल गई हैं और उनके जो ख्वाब थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रा इन लड़कों के बारे में बताइएगा और इस तरह की और कुछ कहानियाँ जिससे ज़रा एक तो बाकी देखने वालों को मोटिवेशंस मिल सकें और फिर आपका जो इदारा है उसकी कारकर्दगी का भी जो है ना वो लोगों को अंदाज़ा हो सके। फ़हीम, अभी मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि तो उसमें से सबसे पहले काशिफ की वीडियो की बात करूँगा। काशिफ एक मच के रहने वाला बच्चा है और उसने, मैंने आपसे बताया कि वो कोयले की कान में काम करता था। कोयले की कान में काम करने वाले बच्चे ने जो जागती आंखों से ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को सच्चा किया वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला फैमिली ने। और उस बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो आज वही बच्चा लिस्बन पुर्तगाल जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने। तो ये बच्चा कि इसकी सिलेक्शन कैसे हुई है, कैसे आप लोगों ने मुंतखब किया? टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है। कोयटा के रहने वाला बच्चा है। हमारे सिलेक्शन का तरीकाकार ये था कि जो लाहौर की टीम जीती है, 14 का स्क्वाड है, उसमें 10 प्लेयर्स तो लाहौर के शामिल हैं। बाकी तमाम प्रोविंसेस के हमने एक एक खिलाड़ी को शामिल किया है और उसके साथ साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन का एक बच्चा भी हमने शामिल किया है। अच्छा। तो इस तरह से टोटल मिला के 14 प्लेयर्स हैं। तो ये 14 खिलाड़ी हमारे खेलने जाएंगे। 6 साइड मैच होता है, उन 6 साइड मैच में रिप्लेसमेंट होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। मैंने कहा ना, बहुत हाई वोल्टेज गेम होता है। तो इस हाई वोल्टेज गेम के तवज्जुह से मैं ये बताना चलूँ कि जो परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर है, उसे हमने अलाइन किया है अपनी टीम के साथ। अच्छा, तो जिस तरह अभी आप लाहौर की टीम को लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके सारे फॉर्मेट के मुताबिक उसने विन किया पूरा एक टूर्नामेंट और पूरी एक लीग, तो उसके बाद आपने कहा कि ओके ठीक है, ये अब नुमाइंदगी करेगी टीम पाकिस्तान की इस पुर्तगाल में होने वाले इस वर्ल्ड कप में। मगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि लाहौर की टीम के वो 10-11 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ियों की जो टीम है वो तो एक अच्छी बेहतरीन टीम थी, मगर जितनी टीमें अलग थीं जिनमें से जीता, उनमें से भी एक एक दो खिलाड़ी ऐसे होंगे कि जो बड़े आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होंगे जिनको मिला के और इन लड़कों में से एक इससे भी ज़्यादा अच्छी टीम तैयार की जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही किया है, जैसे आपने कहा है ऐसा ही हुआ है। हमने हर प्रोविंस से, मैं जब बात कर रहा हूँ तो हमने लाहौर की टीम के अलावा कोयटा बलूचिस्तान में आता है, वहाँ से हमने काशिफ को लिया है, एक खिलाड़ी लिया है। कराची से हमने समीर और जफर को लिया है, 2 खिलाड़ियों के लिया है, और एक खिलाड़ी हमने लिया है पेशावर से। तो इसका मतलब है आप KPK, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कोयटा से, मच से काशिफ। तो इसका मतलब तमाम प्रोविंसेस को लेकर साथ साथ तमाम शहरों की टीमों में से जो बेस्ट प्लेयर, सेमीफाइनल्स थे हमारे, जो सेमीफाइनल और फाइनल्स थे, वहाँ से एक एक खिलाड़ी को चुना है। तो इस तरह मिलाकर पूरा
फेयर हमने सिलेक्शन की है। इस फेयर सिलेक्शन में हमने किसी भी एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल नहीं किया कि जो अनजस्टिस। तो किसी किस्म की सिफारिश जैसा कोई ताल्लुक तो किसी भी तरह की सिफारिश को हमने एक्सेप्ट नहीं किया और ना हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि ये परफॉर्मर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। और हमारी ख्वाहिश भी ये फ़हीम कि जितने भी लड़के हैं जो टैलेंटेड जो है यूथ है हमारी, जो टैलेंटेड फुटबॉलर हैं, उन्हें मौका फराहम किया जाए, थ्रू लेजेंड लीग परफॉर्म करके वो सामने आएँ। और देख रहे हैं आपके इंशाल्लाह ताला ये जो परफॉर्मर्स हैं, ये जो यूथ है वो ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस देगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या अज़ाइम है आप लोगों की तरह, इस बारे में बताइए कि और किस तरह आसानियाँ पैदा करने वाले हैं आप फुटबॉल खेलने वालों के लिए? अज़ाइम हमारे बहुत हौसला अफजा हैं और हम चाहते हैं कि इसकी तवज्जो से इस फुटबॉल के लिए हमारे पास आगे हम पूरा फुटबॉल का एक ग्रास रूट लेवल से लेकर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तवज्जो से मैं कहता चलूँ कि हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ कॉर्पोरेट लीग और डिप्लोमेटिक लीग, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी से जो हमें यूथ मिलेगी वो एक टैलेंटेड यूथ होगी। क्योंकि हम चाहते ये हैं, मैं भाई में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, हम चाहते ये हैं कि जो सेहतमंदाना जो है जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे इन्वॉल्व हों। आज देख रहे हैं कि तमाम बच्चे आप इंटरनेट पे इन्वॉल्व हैं, आप देखते हैं कि सिगरेट, पान, गुटखा, इससे हटकर हम इन चीज़ों से हटाकर बच्चों को चाहते हैं कि सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ वो माइल हों। सिगरेट, पान, गुटखा तो घर से बाहर ही खाते हैं बच्चे, नहीं तो वो सरगर्मियों में तो नहीं आता ना सरगर्मियों में नहीं आता। इसलिए सेहतमंदाना सरगर्मियों से कॉलर हमारे ज़्यादा नहीं शामिल करते। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, मुनीम बंगश बात कर रहा हूँ, हमगू की टिके। वालेकुम अस्सलाम मुनीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, बिल्कुल खैरियत है। आप कैसे? खैरियत है। शुक्र, मैं आपको शुक्र और खुदा पूरी टीम को और खासकर आमिर खान साहब को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। वक्त निहायत कम है, मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि फुटबॉल जो है वो उसी तरह जो है जिस तरह दुनिया में इसको पजीराई हासिल है, पाकिस्तान में भी फुटबॉल जो है हर दिल अजीज गेम है। और तफसीली बात हुई, मैं शॉर्टली ये कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं जिस फील्ड में भी वो खेल रहे हैं उन्होंने अपने लोहा मनवाया है। आप क्रिकेट को देख ले, आप स्क्वाश को देख ले, आप बॉक्सिंग को देख ले, जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपने कौम का नाम रोशन किया है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आमिर खान साहब की जद्दोजहद को, इनके इदारों को, कि इन्होंने फुटबॉल की प्रमोशन के लिए जो स्ट्रगल शुरू की है। बदकिस्मती की बात यह है कि फुटबॉल का जो गेम है उसको हमारे मुल्क में एक बीमार जिस्म की तरह देखा गया और उसके इलाज के लिए भी कोई बंदोबस्त पे तवज्जो नहीं दी गई। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर तवज्जो दी जाए तो अनकरीब जिस तरह की कोशिश हो रही है, हमारा जो टीम है अभी वो जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम फख्र महसूस करते हैं। और इंशाल्लाह हम करीबी ये देखते हैं कि अगर हमारे इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म बने हैं वो खुद भी आलमी हीरो रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो इसको भरपूर तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह फुटबॉल जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात किया आपने, आपका भी बेहद शुक्रिया। आमिर खान साहब, आप तशरीफ लाए, आपकी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं कि आप इसी तरह और आसानियां पैदा करते रहें। और जैसा कि मुनीम साहब ने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से है, खेलों की दुनिया से है, तो वो यकीनन इस खेल के साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इंसाफ की बात है तो फिर इंसाफ यहाँ भी हमें चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक और मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और वक्फ़ा थोड़ा सा तवील हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज सदारती इंतखाबात के हवाले से आपको बहुत सारी अहम ख़बरों से हमें आगाह करना था और अभी आइंदा भी करना है। खैर, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा जिनका ताल्लुक़ है तिब से, हिकमत से ताल्लुक़ है, और जो एक हिकमत का एक तरीका इलाज है, इससे सदियों से इंसान मुस्तफ़ीद होता आ रहा है। और ख़ास तौर पे इस ख़ित्ते में हमारे बड़ों ने नस्ल दर नस्ल जो है हम इसी तरीका इलाज पे अपना यकीन रखते रहें। और आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑनेस्टी के साथ इस तरीका इलाज को पे काम कर रहे हैं और लोग शिफायाब हो रहे हैं।
मैं ऐसे ही कुछ मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यूसुफ लोधी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लोधी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे दूसरे मेहमान जनाब आदिल लोधी साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नौजवान हर्बलिस्ट आदिल लोधी साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, हमारा जो जिस्म है एक मशीन की तरह है, जिस तरह हर मशीन की एक उम्र होती है, ठीक है, वो गाड़ी हो या कोई भी मशीन हो, उसकी एक उम्र होती है, उसके बाद उसने जवाब दे जाना होता है। जो चीज़ वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाए, हम कहते हैं कि शक हो जाता है यार चाइना की चीज़ है शायद। तो हमारा जिस्म, इसकी भी एक ख़ास उम्र होती है कि जिस तरह घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो कोई 45-50 साल की उम्र के जो लोग होते थे, हमारे जो बुज़ुर्ग, वो शिकायत करते थे, वो छड़ी पकड़ के चलना, तो समझ में आता था कि ठीक है उनकी उम्र है, वो हमें जस्टिफाई हो जाती थी जी। आज 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, वो कमर के मोहरे जो हैं वो उसके हिल जाते हैं, घुटनों में दर्द हो रही होती है, गर्दन के उनको मसाइल हो रहे होते हैं। तो ये सारी वजूहात कैसे, मतलब क्यों हो गया ये सारा अचानक? देखें, ये बचपन से या जवानी तक या उससे भी ज़्यादा एज के अंदर ये जो मसले जो आप बता रहे हैं, ये हम खुद पैदा करते हैं, ये कुदरती नहीं है। आप हैरान होंगे कि मेरे अल्फाज पे कि आप क्या कह रहे हैं। वजह उसकी ये कि आजकल का यंग बच्चा 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35-40 साल का भी अगर कोई आदमी आता है तो कहता है मुझे ये दर्द है, मिसाल के मेरी कमर में दर्द है या मेरे जोड़ों में दर्द है, तो मैं कभी भी नहीं उसको यकीन करता कि इसके जोड़ों में दर्द है। मैं उससे पूछता हूँ आप काम क्या करते हैं, वो अपना बताता है कि मेरा अपनी दुकान है, मैं बैठा रहता हूँ, या मैं क्लर्क हूँ, या मैं अपना कंप्यूटर पे काम करता रहता हूँ, या मैं टीचर हूँ। तो उससे वो अपनी हिस्ट्री खुद बयान कर देता है कि ये मर्ज़ मैंने कैसे पैदा किया। वो खुद तो नहीं बोलता, लेकिन वो जो बयान करता है ना, तो हम पूरी उसकी हिस्ट्री समझ जाते हैं कि अगर टीचर है तो इसकी क्या आदत होगी, कैसे बैठता हूँ। फिर हम उसको उसकी जो आदतें हैं वो हम बताते हैं। टीचर तो फिर मेरा ख्याल है कि एक एक्टिव रहता होगा, वो खड़ा होता होगा, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के ऊपर काम करता होगा, कुछ वॉक करता होगा थोड़ी सी। तो कुछ तो ऐसी जॉब्स भी हैं कि वो गाड़ी पे ही जाना है, लिफ्ट में से आपने ऊपर जाना है, ऊपर जाके आपने एसी वाली कुर्सी पे बैठना है, घूमने वाली कुर्सी पे, और वहीं पे कंप्यूटर पे काम करके फिर उसे लिफ्ट, गाड़ी, बिस्तर, लैपटॉप, ऐसी जिंदगी भी तो है चल रही है। इन चीज़ों से नहीं होता। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से बैठते, उठते, चलते फिरते हैं तो कुछ नहीं। ड्राइव भी कर रहे हैं तो वो जैसे बाद लोग कहते हैं ना, गिलास के ऊपर फ्रंट पे वो थोड़ा सा अपना लगा लेते हैं शेड, ताकि वो लाइट ना पड़े, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, खुद आगे झुक जाते हैं इस तरह से। बाद ड्राइवर लोग जो है ना, वो इस तरह से झुक के चलाते हैं। जब ये आगे की साइड पर झुकेंगे तो अपना पोस्चर उनका ख़राब होगा, गर्दन भी ऐसे झुकेगी, गर्दन पे आएगा, सर्वाइकल का होगा, कमर के मोरे भी पीछे से टेढ़े होंगे। इनके लिए ये मर्ज़ होना ज़रूरी है। फिर वो कह सकते हैं मेरी कमर में दर्द होता है। वो ड्राइवर शिकायत करते हैं कि मेरी कमर में दर्द हो गया, तो कमर में दर्द उसका जो बैठने उठने का तरीका ही है। बाद लोग हैं ना, एक हाथ ऐसा बाहर निकाले रहते हैं, एक हाथ से ऐसे करते, एक हाथ से ड्राइव करते हैं। तब इस हाथ से जो है ना, अब इस साइड पे जो अपना विंडो है उसको खोल के रखते हैं, वो हवा लगती है शोल्डर पे, और ये ऊपर भी उठा हुआ होता है तो ये शोल्डर फ्रोज़न होता है। फिर बोलते मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता। तो ये उसने अपने खुद ख़राब किया, कुदरत ने नहीं किया ना, इसको ऐसी कोई बीमारी थी तो ये उसका हाथ छोड़ा, और ये बगैर दवाई के भी ठीक हो जाता है। ख़वातीन भी अक्सर जैसे सिलाई करती हैं, घर के अंदर काम कर रही होती है इस तरह का, वो भी अपना पोस्चर इसी वजह से ख़राब करती हैं। ये गर्दन, कमर जो है झुका के रखी हुई होती है। और काफ़ी ऐसे केसेस हम देखते हैं कि बहुत कम एज के अंदर जो है ना, 30 साल इससे 40 साल के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के आते हैं कि वो क्या है कि गर्दन या कमर को झुका के रखने की वजह से उनका स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये ग्रेजुअली वैसे इम्प्रूव बढ़ती रहती है, आपकी ये प्रॉब्लम जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर जन्म ले रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा होता है। और आप जब बहुत ही सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं और MRI या इस तरह का कोई रिपोर्ट, एक्सरे कराते हैं, तो पता लगता है कि आपके मोहरे दब गए हैं, आपकी नस दब गई है, तो पेशेंट भी परेशान हो जाता है, इतनी कम उम्र में मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो होता है वही है बेसिकली कि आपकी जो डेली रूटीन होती है, जो आपके
हैबिट्स होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कमर के मोड़ों के हवाले से, आपके जॉइंट्स के हवाले से। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करते अक्सर लोग, ये भी एक वजह है कि एक फ़िक्स पोस्चर में, एक मखसूस पोस्चर में पूरी लाइफ गुजारते हैं। जैसे ऑफिस वर्क करते हैं तो वो एक पोस्चर मखसूस, उनका डेली रूटीन वही है। इसी तरह घर में ख़वातीन जो सिलाइयाँ कर रही होती हैं उनका भी एक फ़िक्स पोस्चर होता है। इसी तरह बहुत सारे कुछ लोग लोड उठाते हैं, काफ़ी वेट वाला काम करते हैं। अब वो वेट उस टाइम तो उठा लेते हैं, उनको नहीं पता लगता कि ये ओवर वेट है उनके लिए या नहीं, बट वो ग्रेजुअली स्पाइन की मोड़ों को मुतासिर कर रहा होता है, असरअंदाज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो 50-60 से पहले ही जो होता है कमर के मसलों में, गर्दन के मसलों में आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को आगाह भी करना ताज़ा तरीन ख़बरों से भी, तो अगर हम वापस आ गए तो फिर यकीनन मज़ीद बात करेंगे इसी हवाले से, वरना ये बड़ी एक इंफॉर्मेटिव एक टॉपिक है, इसके ऊपर हमने इनको दोबारा दावत देके इनसे ज़रूर बात करनी है इस हवाले से। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज तिब के हवाले से बात हो रही, हिकमत के हवाले से, और हमारे साथ जो मौजूद हैं मारूफ हकीम हर्बलिस्ट जनाब यूसुफ लोधी साहब और आदिल लोधी साहब। हम आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और आज बात कर रहे थे हम जो हड्डियों के, जोड़ों के, कमर के मोहरों के जो दर्द वगैरह हैं उनके हवाले से, कि ये क्यों वक्त से पहले आजकल इसकी शिकायत देखने में आ रही हैं। अच्छा, रीज़न्स तो आपने बताई उसकी, एक चीज़ और बताइएगा लोधी साहब कि ये जो घुटनों के और जोड़ों के दर्द की जो बात आती है, या शोल्डर्स के फ्रीज़ हो जाने की जब बात आती है, तो ये ख़वातीन में ये शिकायत आपको ज़्यादा मसूल होती हैं या मर्द हजरात में? ज़रा ये तो बताइए। देखें, एक तो शुरू में बताया कि पोस्चर का बैठना उठना, एक तो ये चीज़ है। दूसरा रीज़न उसके अंदर इंटरनल भी प्रॉब्लम होते हैं ख़वातीन को। अच्छा, अगर कोई कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द होता है, मेरी पिंडियों में होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो हम समझ जाते हैं इसको क्या मसला है। वो इंटरनल एक बीमारी होती है, तो हम उसको बताते हैं बेटे पहले इसका इलाज कर लो, ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। और मर्दों के अंदर भी जो है ना, आजकल जो नई नस्ल है, इनको तो होता ही होता है। वजह उसकी है कि मोबाइल दीगर चीज़ें मतलब उनको यूज़ करते हैं, और गलत सोसाइटी, उसकी वजह से भी होता है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ नहीं करते तो किसी को भी ये चीज़ नहीं होती। तो फिज़िकल जो वर्कआउट है जी, ये इसका कितना अमल दखल होता है? फिज़िकली जो अपना वर्क है सबसे ज़्यादा इसके अंदर करता है कि डिपेंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपना बैठ रहे हैं सही, चल फिर रहे हैं सही, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर अपना खाना खा रहे हैं टाइम से। अगर ये अपना जैसे आजकल जो है फास्ट फूड वगैरह दीगर चीज़ें खाते हैं, काम कम करते हैं, गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल है, चलना फिरना बिल्कुल तर्क कर दिया। अगर इनका बस चले तो ये कोशिश करते हैं कि हम वॉशरूम में भी बाइक पे जाएं। ज़रा सी चीज़ हो गई, या बाहर निकल के 4 कदम जाके दुकान से नहीं लाएंगे, बल्कि जाएंगे दूर से लेकर आएंगे, बाइक पे जाएंगे। मतलब इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, तो फ़ोन करते हैं, वो घर पे डिलीवर कर देते हैं, होम डिलीवरीज चल रही हैं हर चीज़ की। पैसे का ज़्यादा देखें, वो जो लेकर आएगा उसके चार्जेस लेगा वो, उसके पैसे 4 बढ़े हुए मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो ये तो हम लोग जो है ना, मर्द कमा कमा के थका जा रहा है, घर वाले बर्बाद करने से इनको फुर्सत नहीं। अच्छा, और फास्ट फूड का जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक टाइम है ना, वह रात को 2-2:30 बजे की मंगाइए, उन भूख लगी, जैसे पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, जो वो पुराने वो बर्गर्स मंगवा लेते हैं वहाँ से। तो वो ये ऐसा टाइम जो है ये भी ख़तरनाक है इस टाइम पे खाना। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फौजिया बात कर रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। फौजिया जी, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची। कराची से। क्या पूछना चाहती हैं? मैं एक तो आपकी तारीफ आपके प्रोग्राम, आपके चैनल की करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हैं, और अब तक नगीने ढूंढ के अपने चैनल पे फिक्स करते हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के जो गेस्ट हैं, इनसे एक मेरा सवाल है कि मेरे भाई के ना घुटनों में बहुत शदीद दर्द होता है, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हुए। अच्छा। और कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम। फिजियोथेरेपी भी कराई है, और उनके जो घुटनों के नीचे जो
गोश्त सा होता है ना मोटा सा, वो भी काफी मोटा बाज दफा हो जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब तमाम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया, और कोई इवन कोई ऐसे बता देते हैं ना, कोई सस्ता सा भी जो भी, वो वहाँ भी चले जाते हैं तो चलो शायद यहाँ से सही पास है। हो जाए। तो उनकी लेकिन उम्र कुछ कितनी दिन है? की बात होती है। उम्र है उनकी कोई होगी 55 होगी। 55 होगी। जी जी मेरे बड़े भाई। अच्छा तो ये ठीक है, कोई कि सवाल पूछना है आप मुझे लोगों ने उनके बताइए मर्ज कि के? क्या करना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं, पूछते हैं। बहुत और इनका शुक्रिया। क्लिनिक बताइएगा जरूर कहाँ है, बोलो क्या? क्लिनिक बताइएगा कहाँ है, हाँ, क्या क्लिनिक बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल बताइए कि घुटनों में दर्द क्यों है? अभी तो उनकी उम्र भी कोई नहीं है। हाँ 55 एज बतानी है भाई की, और उनका जैसा मसला है जोड़ों के हवाले से कि घुटने में उनके पेन बहुत होता है, चलते हैं ज़्यादा इस वजह से। और फिर उसके अलावा ये कह रहे हैं कि घुटनों के बैक साइड पे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं, फैट्स के हैं या वो टिश्यूज़ है, मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है टिश्यूज़ के दरमियान कोई ऑडिमा हो, स्वाइलिंग हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ टेस्ट कराए होंगे, एक्सरे वगैरह इस हवाले से। तो वो अगर एक तरफ बेहतर होगा कि एक दफ़ा जो है ना वो लेकर रिपोर्ट्स हमारे क्लिनिक तशरीफ़ ले आएँ। कराची में हमारा क्लिनिक जो है गुलशन में है, अलादीन पार्क के सामने, लासानी हर्बल क्लिनिक के नाम से। यहाँ पे होते हैं ट्यूसडे को और सैटरडे संडे 4 से 8 बजे तक। एक दफ़ा ये रिपोर्ट्स लेकर आ जाएंगे तो उसको पूरा एक क्लिनिकल देख के फिर इनको दवा तजवीज़ कर देंगे, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ वही है, डायग्नोज जब तक नहीं होगा एग्जैक्टली कि ये चीज़ हो क्यों रही है उनके साथ, तब तक ट्रीटमेंट या उसके हवाले से कोई सजेशन देना बेकार है। सही है। तो अमूमी तौर पे वैसे ये घुटनों की दर्द क्यों है? उम्र के हिसाब से भी होती है। वो अक्सर कहते हैं लोग कि वो लुआब ख़त्म हो गया है घुटनों का, तो ये भी एक मसला होता है शायद। ये एजिंग प्रोसेस की वजह से होता तो है, लेकिन ऐसा होना कि बहुत जल्द हो जाना, बहुत कम उम्र में हो जाना, ये एक सवालिया निशान होता है। किस तरफ होता है इसका इशारा कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपने अपने आप को पर्टिकुलर मखसूस रखा हुआ, काफ़ी ज़्यादा आपने पैक रखा हुआ, यानी कि दूध वगैरह का इस्तेमाल ना होना, प्रॉपर डाइट जिसे कहते हैं कि आप हर चीज़ खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं, सीजनल वेजिटेबल्स खा रहे हैं, नखरे नहीं है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आदतें, ये आपको बहुत अरसे के बाद जो है ना इस किस्म के मसलों में जो है ना आपको सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि हर चीज़ खाई जाए, और दूध का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जोड़ों के हवाले से अगर बात की जाए तो दूध लाजमी पीना चाहिए। जबकि यहाँ पे दूध का इस्तेमाल देखते हैं कि अक्सर लोग दूध से डरने लगे हैं। अब तो हाल मामला ये है कि दूध ही नहीं मिल रहा, लोग कहते हैं दूध की शक्ल में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से भी लोग दूध आप छोड़ ही दिया कि दही जो है, जो नाश्ते का एक बड़ा अहम जुज़्व हुआ करता था, अब वो तब खाया जाता है कि पेट में दर्द हो रही, चलो दही खा लो यार, मतलब उसे दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका जो है ना पोस्चर थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि घुटने के नीचे ये मस्कुलर इनको पेन होगा, इस वजह से अगर वो दिखा देंगे तो हम बता देंगे कि ये क्या मसला है। और कोई इस उम्र में भी ये ना कहें कि 55 साल हो गया तो ये लाजमी हो गया। मेरी 77 ईयर है, लेकिन ना कोई जोड़ों में दर्द है, ना किसी कमर में, ना किसी हड्डी के अंदर। ये कहना कि एज ज़्यादा हो गई है तो हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं, घिसना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। वो एक्सरे से मालूम हो जाता है। जेलस कर रहे हैं बाकी लोगों को? नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे सेहतमंद होना मुझे खुशी की होती है। ठीक हो गया जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप दोस्तों की कॉल शामिल करेंगे और मजीद बात करेंगे अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात हो रही है जनाब हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। यूसुफ लोधी साहब हमारे साथ हैं, आदिल लोधी साहब हमारे साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कमर के मोहरों के दर्द के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से, कि ये क्यों वक्त से पहले आज के इंसान को सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे जिस जगह हम रहते हैं इस खित्ते में। आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं तिब के हवाले से हमारे मेहमानों से। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और मेरा ख्याल है कि एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सनाशा बात कर रही हूँ कराची से। सना, कराची से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सना, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। जी बात कीजिए।
मेरा सवाल ये है डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मेरा सवाल ये है कि मतलब मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हड्डियों में भी दर्द होता है, मतलब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहली चीज़ ये कि मैं दूध नहीं पीती, ऐसी दवाई दे दें जो मुझे ज़्यादा मतलब तकलीफ ना आए, दूध के बगैर मैं खा सकूँ। बेटे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23 ईयर्स। बेटे इस उम्र के अंदर ना जोड़ों में दर्द होता है, ना कमर में दर्द होता है, और ना ही जो आप बता रहे हैं तकलीफ़ ये नहीं होती। बेटे आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर बेहतर है कि आप या तो बाद में कॉल कर लीजिएगा, कुछ सवालात पूछेंगे उसका बताएंगे, तो फिर हम आपके आप जिस हॉस्पिटल में मतलब रहते हैं वो उस हॉस्पिटल का नाम मुझे बता सकते हैं और कब रहते हैं? सना, ये एक्चुअली हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। तिब से इनका ताल्लुक है, ये हॉस्पिटल नहीं। हम अगर दवाखाना क्लिनिक जो है वो इनका है यकीनन, और वो नीचे एड्रेस वगैरह जो है वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे अभी, जिस पे नंबर्स वगैरह हैं। आप शो के बाद उस नंबर्स पे कॉल करके आप ब्रीफली अपने इशू के बारे में बात कर सकती हैं, और आप वहाँ जाके इनसे कंसल्ट भी कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे कि कम उम्र में ये इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, खुराक का भी बहुत बड़ा मेरा ख्याल एक वो है कि हमारी डाइट से वो ज़रूरी चीज़ें वो ख़त्म होती जा रही हैं। जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो शुरू में ज़बरदस्ती वो दूध का गिलास जो है ना वो दिया करते थे, ये पीना है और फिर सोना है। जी ठीक है, और सुबह अगर अंडा खाते थे तो वो देसी अंडा होता था, देसी मुर्गी का। जी। तो दही का इस्तेमाल और असली घी का इस्तेमाल, ये सारा कुछ ये खुराकें अब आहिस्ता आहिस्ता मेयार तो देखें कहाँ पहुँच चुका है, तो वो उसी की ये पैदावार है सारा कुछ। असल में वो स्मार्ट बनने के चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। हाँ। और वो अपने आप को मोटा नहीं, हालांकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा खाएं लेकिन उसको हज़म करें, कुछ ना कुछ काम करें, कोई एक्सरसाइज करें, खेलें कूदें। अब ये है ना सिर्फ बैठक है, या इधर बैठ गए उधर बैठ गए, फ़ोन पे बात कर ली, ये कर लिया वो कर ली, लेकिन फिजिकली जो है कोई ऐसे नहीं है कि जिससे अपने वो फिटनेस रखेगा। एक्सरसाइज लाजमी है। सही। जब खाएंगे तो हजम होगा, वो जिस्म में लगेगा और वो उसमें फिटनेस नहीं आती। बिल्कुल सही। अब ये कहते हैं नहीं हम खाना छोड़ेंगे तो मतलब, और जब वो खाना छोड़ते हैं, ग़िज़ाएँ छोड़ें, उसमें कमी लाते हैं तो उसमें कमी आती है, फिर मसले शुरू हो जाते हैं कि मुझे ये बीमारी ये चीज़। सही सही सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उरूज बात कर रही हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। उरूज, क्या पूछना चाहेंगी, कैसी हैं आप? ठीक है। ओके, मुझे ये पूछना है कि एक बाल सर में एक इशू होता है कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उससे बालजर टाइप ना, और इसके साथ आपका इतना ज्यादा हेयर फॉल का भी मैं पूछना चाहूंगी कि एक डैंड्रफ की लेयर आ जाती है, उसकी वजह से काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो काइंडली आप इन दोनों का जो है अगर कोई सोल्यूशन मुझे बता सके, और इसकी रीजंस, और इसकी अगर कोई होम रेमेडी आप गाइड कर सके। एंड सेकेंडली अगर आपका लाहौर का क्लिनिक जो है उसका एड्रेस मुझे बता सके। ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। रोज हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। एलोपेशिया के बारे में पूछना चाह रही हैं गालिबन, वो बाल झड़ के बारे में, कि बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं और वो एक मखसूस जगह से बाल झड़ जाते हैं, और उसके अलावा भी जो है ना वो हेयर फॉल हो रहा है, तो इस बारे में पूछें। एलोपेशिया के हवाले से तो खैर हमने इतना काम नहीं किया इसके हवाले से। हाँ, अलबत्ता वो जो डैंड्रफ वाली कंडीशन बता रही हैं उसके हवाले से हमारा ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट, वो इस्तेमाल करेंगी इंशाल्लाह तो हेयर डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा और बालों की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। दो ही रीज़न्स होते हैं नॉर्मली जो डैंड्रफ हेयर फॉलिंग ज़्यादा होने की होती है। एक तो फीमेल्स को इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होती है, जिसमें थायराइड भी हो सकता है प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड की वजह से भी होता है। दूसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू या केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके जो पोर्स होते हैं स्कैल्प के वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो तीसरी वजह इसकी होती है कि ब्लड सर्कुलेशन दिमाग में अच्छी नहीं होती है। ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक अच्छी ना होने की वजह से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे दिमाग को नहीं मिलता, जिससे बालों की ग्रोथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। तो आपकी ऑनेस्टी मुझे पसंद आई। आपने कहा कि हमने इस सेक्टर पे काम नहीं किया है, तो दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा जी, एक और इशू होता है जिनकी कमर में दर्द होता है, वो अक्सर हम सुनते हैं कि ये नस दब गई है,
तो वो ऐसी कौन सी नस होती है जो दब जाती है और कमर ही लेके बैठ जाती है? मतलब ये थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफली बताइएगा, बड़ा एक मेजर इशू है आज के दौर का ये भी। देखें, हमारे कमर के अगर मोरों की बात करूं पूरी स्पाइन की, तो हमारे 3 रीजन्स हैं कमर के मोरों के। एक सर्वाइकल रीजन है, गर्दन के मोर हैं, एक पीठ का रीजन है जिसके 12 मोर हैं, और एक लंबर स्पाइन जो कि कमर की निचली हिस्से के मोर हैं, ये 5 मोर हैं। तो टोटल ये जो मोरे होते हैं 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। नॉर्मली जो हमारे एक्सीडेंट्स की वजह से या गलत पॉस्चर की वजह से, उठने बैठने की वजह से जो ख़राब होते हैं वो 2 रीजन्स हैं। एक गर्दन के होते हैं सर्वाइकल के, एक लंबर स्पाइन के कमर के होते हैं। जो हमारे कमर के मोरे हैं 5, उनके साथ 3 मोरे और एक्स्ट्रा होते हैं सैक्रम के। उनके दरमियान कुछ नसें होती हैं जिनको शियाटिक नर्व्स कहा जाता है। वो नर्व्स अक्सर ऐसा होता है गलत पॉस्चर की वजह से या बाइक एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे मोरों के दरमियान L4, 5, S1 इनके दरमियान नसें दबने के मसले आते हैं। उन नसों के दबने की सिम्टम सबसे मेन क्या आती है कि पेन जो है आपके ट्रैवल करेगा टूवर्ड लेग्स, यानी कि टांग कमर में अगर मोरे में नस दब रही है तो उसका पेन आप महसूस करेंगे लिम्स में, अपने लिम्स में, यानी कि पिंडलियों की साइड पे या एड़ी में आपको खिंचाव पड़ेगा। और इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप नॉर्मल फील करेंगे, लेकिन जब आप सीढ़ी से उतरेंगे तो आपको पेन शुरू हो जाएगा। वजह क्या होती है कि जब आपकी टांग स्ट्रेच होती है तो आपकी वो नर्व जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब जैसे ही उसको कंप्रेशन मिलता है, आप फोल्ड करते हैं, टांगों से उगड़ते हैं, तो नर्व का कंप्रेशन कम होता है, वो स्ट्रेच होना बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से आप पेन फील करते हैं। तो ये एक आसान सिम्टम होता है। इसके अलावा ये होता है कि इलाज कैसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इसका एक बड़े ऐसे ऑपरेशन से इनका इलाज शैटिका वगैरह जब इन्हें हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए एक रिस्क भी होता है कि शायद आप दोबारा कभी खड़े ही ना हो सकें, कुछ ऐसे भी ऐसे होता है ना कुछ रिस्क। जी, इसकी जो सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होते हैं। एक तो ये रिस्क होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता गलत नर्व्स ब्रेक हो जाएँ या कट जाएँ तो वो डैमेज होने की वजह से आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाने के लिए। इसके बाद जो हम हर्बल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको डीजनरेशन हो रही है आपके मोरों में या आपके घुटने के जोड़ों में, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हो गए या मोरे हो गए वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो हम उसकी सबसे पहले डीजनरेशन को रोकते हैं अपने हर्बल ट्रीटमेंट से। और उसके अलावा वहाँ पैदा होने वाली मसल स्पैज़म जो उसकी वजह बनते हैं, जहाँ पट्ठों में अकड़ाव आता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, उसको रोकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू होती है, वहाँ से इन्फ्लेमेशन ख़त्म कर देते हैं, तो नर्व पल्स बेहतर होने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नर्व वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। सेकंड काम होता है पेशेंट का, जो हम उसको पॉस्चर्स के हवाले से करेक्शन बताते हैं कि आपने ये गलती की है जिसकी वजह से ये मर्ज़ में आप आए मुब्तला हुए हैं। अब आपने ये गलती रिपीट नहीं करनी है। हमने ट्रीटमेंट करके इसको बेहतर तो कर दिया, लेकिन आप अगर दोबारा वही रिपीट करेंगे वो कॉज को, तो अगेन हो सकती है ये चीज़। तो बजाय इसके कि सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाया जाए, हर्बल ट्रीटमेंट में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि सर्वाइकल की वजह से या लंबर स्पाइन की वजह से अगर आपको नर्व प्रॉब्लम हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, तो वो ठीक हो सकती है बगैर उसके। बिल्कुल सही है। मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ आदिल साहब आपका, यूसुफ साहब आपका भी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बहुत सारी कॉल्स हम शामिल करना चाह रहे थे मगर वक्त कम था और कुछ हमें मालूमात भी हासिल करनी थी अपने मेहमानों से। तो आप जो स्क्रीन पर जो नंबर्स चलते रहें, आप इन पर कॉल करके डायरेक्टली इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और अपने इशूज़ के हवाले से अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप इनसे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को आप दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।